हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम 9th क्लास के लिए रशियन रेवोल्यूशन को कंटिन्यू किए हुए हैं। आजकल अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि रसिया की जो कंडीशन थी वो कैसी थी। वहाँ पर जार का ऑटोक्रेटिक शासन था, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटर की तरह से राजकाज करता था। और अभी तक क्या था, हम वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देख चुके हैं कि रशियन का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था और वहाँ पर जो अधिकांश जनता थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। और इसके अलावा हमने देखा कि जो वहाँ की मेन पार्टी थी वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी, वॉल्शेविक और मेंशेविक में। तो अब हम देखते हैं कि क्योंकि हम अभी फ्लैशबैक में चल रहे हैं, 1917 की रेवोल्यूशन हमें पढ़नी है, बट उससे पहले फ्रांस में एक और रेवोल्यूशन हुई थी 1905 में। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि 1905 की जो रेवोल्यूशन हुई थी वो किस वजह से हुई थी। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं द 1905 रेवोल्यूशन, अ टर्बुलेंट टाइम। तो रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी। जो रसिया थी वो एक ऑटोक्रेसी थी और अदर यूरोपियन रूलर्स की तरह, जो यहाँ तक कि 20th सेंचुरी में भी जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, यानी कि जो वहाँ का जार था वो पार्लियामेंट के अंडर में नहीं था। जबकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो 20th सेंचुरी तक पार्लियामेंट के अंडर में आ चुकी थी और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हो चुका था। तो जो लिबरल्स थे, रसिया के जो लिबरल्स थे, हमने जब रशियन सोसाइटी पढ़ी थी तो हमने उसमें 3 ग्रुप्स पढ़े थे। तो उसमें जो लिबरल्स थे जो कि ये चाहते थे कि देश में लोकतंत्र हो, उन्होंने कंप्लेन की, उन्होंने कैंपेन किए। ये कहा कि जो सोशल डेमोक्रेट जो वहाँ पे पार्टी थी ना, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, उनके साथ मिलके उन्होंने काम किया और उन्होंने पीजेंट्स और वर्कर्स जो थे उनको साथ लिया और 1905 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। यानी कि यहाँ पर जो लिबरल्स थे उन्होंने पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ मिलकर, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा मात्रा में थे रूस में, पीजेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि 90% जो पॉपुलेशन थी रसिया की वो एग्रीकल्चरलिस्ट थी। और जो धीरे धीरे जब रसिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहाँ पे वर्कर्स की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ मिलकर उन्होंने काम किया और उन्होंने 1905 में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। इसके साथ उनको किसका सपोर्ट मिला, तो दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट। उनको नेशनलिस्ट का सपोर्ट मिला जो कि पोलैंड में थे। और इसके साथ ही जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे ना, उसमें जो जदीदीस थे उनका भी उनको साथ मिला। ये जदीदिस्ट कौन थे, ये इस्लाम को मॉडर्नाइज्ड करना चाहते थे ताकि उनकी सोसाइटी भी आगे बढ़ सके। तो इन सब ने जो रशियन रेवोल्यूशनरी थे और लिबरल्स थे उनको सपोर्ट किया। अब भाई इनका सपोर्ट क्यों मिला, क्योंकि जो रसिया का जो एम्पायर था वो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था, एशिया और यूरोप के बहुत सारे देशों में वो फैला हुआ था। तो जो 1904 का टाइम था वो रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बैड था। अब ऐसा क्यों है भाई कि बहुत ज़्यादा बैड था, क्योंकि जो गुड्स थे ना, एसेंशियल गुड्स, जो आवश्यक चीज़ें थी, उनके जो प्राइस थे वो इतनी तेज़ी से ग्रो हो गए कि जो रियल वेजेस थे ना वो 20% डिक्लाइन हो गए। यानी कि जो उनको सैलरी मिलती थी उससे जो वास्तव में वो सामान खरीद सकते थे वो 20% तक कम हो गया। जो वर्कर्स एसोसिएशन थी उनकी मेंबरशिप अचानक से लोग ज़्यादा लेने लगे, तो वो ड्रामेटिकली रूप से एसोसिएशंस में भी मेंबर्स की संख्या बढ़ने लगी। और फिर इसी समय एक घटना होती है कि जो असेंबली थी ना रशियन वर्कर्स की, एक असेंबली थी जो कि 1904 में फॉर्म हुई थी। उसके 4 मेंबर्स को, जो कि पुटिलोव आयरन वर्क्स में काम करते थे, उनको हटा दिया गया, मतलब उनको डिसमिस कर दिया गया। और फिर क्या हुआ, एकदम से इंडस्ट्रियल एक्शन लिया गया और थोड़े ही दिनों के अंदर 110,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग के वो स्ट्राइक पे चली गए। और उन्होंने क्या डिमांड की, रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स, कि वो सिर्फ 8 आवर्स ही एक दिन में काम करेंगे और उनके वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए और उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। ये उनकी 3 डिमांड थी। कौन कौन सी 3 डिमांड थी उनकी, वर्किंग आवर्स कम करने की, वेजेस को इंक्रीज़ करने की और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने की। अपनी इन 3 मांगों के समर्थन में वो स्ट्राइक पर चले गए।
और जब उन लोगों ने इसके लिए एक प्रोसेसन निकाला, एक जुलूस निकाला, तो ये जो वर्कर्स का जुलूस था इसको फादर गैपन ने जो है लीड किया था, यानी जो उसके नेता थे वो फादर गैपन थे, एक पादरी थे ये। जब इनका ये जुलूस ये विंटर पैलेस पहुंचा, विंटर पैलेस था जो जहाँ पे जार रहता था, जो जार का महल था उसका नाम था विंटर पैलेस। तो जब ये जार के महल के पास पहुंचा तो इस पर पुलिस के द्वारा अटैक कर दिया गया, जिसमें 100 वर्कर्स मारे गए और अबाउट 300 घायल हो गए। मतलब इतनी बुरी तरीके से उन पर हमला किया गया। ये जो इंसिडेंट है ये ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज़ ब्लडी संडे, या खूनी रविवार की घटना किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी को ब्लडी संडे कहा जाता है क्योंकि जो ये घटना थी ये संडे के दिन हुई थी, तो इसलिए इसको ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब एक बार ये घटना हो गई तो इसके बाद इस तरह की बहुत सारी जो घटनाएं थी वो 1905 की रेवोल्यूशन में होने लगी, यानी कि रसिया में जगह जगह लोग ऐसे ही जुलूस निकालने लगे। जो स्ट्राइक होती थी वो पूरी कंट्रीज़ में होने लगी, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी जो थी वो बंद कर दी गई। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी अपनी क्लासेस से वॉकआउट कर दिया, और जो सिविल लिबर्टीज़ थे उन्होंने भी उसका साथ दिया। जो लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अदर मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने भी यूनियन ऑफ यूनियंस इस्टेब्लिश कर ली, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है जो लोगों को उनके अधिकार दिला सकता था। अब जो 1905 की रेवोल्यूशन थी इसके दौरान जब जार ने ये देखा कि भाई जो ये विरोध है वो बढ़ता जा रहा है, तो जार ने अलाउ कर दिया क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट्स और ड्यूमा। तो जार ने ये अलाउ कर दिया कि एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, यानी कि सलाह देने वाली जो पार्लियामेंट है उसका चुनाव कर लिया जाए, और उसका नाम रखा गया ड्यूमा। जैसे कि भारत की जो पार्लियामेंट है उसे हम संसद कहते हैं, तो जो रसिया की पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा कहा जाता है। अब क्या होता है, ड्यूमा के गठन की उसने मंजूरी तो दे दी इतनी सारी स्ट्राइक और लोगों के जो बढ़ते हुए गुस्से को देखते हुए, लेकिन ये सिर्फ थोड़े ही दिनों के लिए थी। थोड़े दिनों बाद क्या होता है, अभी यहाँ पर क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमेटीज़ और फैक्ट्री वर्कर्स की जो फैक्ट्री कमेटीज़ थी वो एक्सिस्टेंस हो गई, यानी कि वो अस्तित्व में आ गई। लेकिन आफ्टर 1905 के बाद जो मोस्ट कमेटीज़ और यूनियन वर्कर्स थे वो अनऑफिशियली वर्क करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। जो जार था उसने ड्यूमा को 75 डेज़ में ही डिसमिस कर दिया। जो फर्स्ट ड्यूमा थी रसिया की उसको सिर्फ 75 डेज़ के बाद ही डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद फिर री इलेक्टेड हुई। जो सेकेंड ड्यूमा थी वो विद इन 3 मंथ्स वो भी डिसमिस कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि जो जार था वो नहीं चाहता था कोई भी क्वेश्चनिंग अपनी अथॉरिटी पे या अपनी पावर को रिड्यूस करना वो नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी पावर में कोई भी रिडक्शन हो या कोई उसकी अथॉरिटी पर क्वेश्चनिंग करे, तो इसके लिए उसने उसको तुरंत ही डिसमिस कर दिया। इसके अलावा जब ये जो थर्ड ड्यूमा थी जब वो उसका गठन होने वाला था तो उसने जो वोटिंग रूल्स थे, लॉज थे, उनको चेंज कर दिया, और जिसकी वजह से थर्ड ड्यूमा में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस आ गए और लिबरल्स और रेवोल्यूशनरी जो थे उनको बाहर ही रखा गया। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो चाहते थे कि परिवर्तन तो हो किंतु धीरे धीरे हो, तो वो जार के समर्थक थे, तो जार ने उनको ड्यूमा में अंदर कर दिया और जो लिबरल्स और रेवोल्यूशनरी थे उनको बाहर कर दिया। तो ये थी 1905 की रेवोल्यूशन। अब इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय रशियन एम्पायर कैसा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 में। 1914 में 2 यूरोपियन अलायंसेस बन गए, जिसमें से एक था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, जिसे सेंट्रल पावर कहा गया, और दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया, जिसको कि बाद में इटली और रोमानिया ने भी ज्वाइन कर लिया। अब ये जितने भी देश हैं ये सभी ग्लोबल एम्पायर थे, मीन्स इनके बहुत सारे एरियाज़ पर, या हम कह सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ पर इनकी पावर चलती थी, क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी। वहाँ पर कॉलोनियल था ना उस समय, तो जैसे भारत ब्रिटेन का कॉलोनियल था उसी तरीके से। तो इसकी वजह से, क्योंकि इनके बहुत सारी कंट्रीज़ पर इनका अधिकार था,
तो जो लड़ाई थी, जो वार था, वो यूरोप के बाहर भी लड़ा गया और यूरोप में भी लड़ा गया, और इसी को हम फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। तो रसिया में जो वार था पहले तो बहुत पॉपुलर हुआ, यहाँ तक कि लोगों ने जार निकोलस को समर्थन भी दिया। जार निकोलस सेकंड इस समय रूस का जार था, इसको समर्थन भी दिया। लेकिन जैसे ही ये जो वार था ना, ये आगे बढ़ने लगा, भाई ये तो लंबा चला था, आप जानते हो ना, फर्स्ट वार 1914 से लेके 1918 तक चला था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आगे कंटिन्यू होने लगा तो जो जार था उसने ड्यूमा की मेन पार्टी से कंसल्ट करना भी बंद कर दिया, उसने उनकी सलाह लेनी बंद कर दी। जो एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स थे, भाई जर्मनी के विरुद्ध जो भावनाएं थी वो भड़क रही थी इस समय बहुत ज़्यादा, तो उसको देखा जा सकता है सेंट पीटर्सबर्ग की रीनेमिंग में। जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो एक जर्मन नेम है, तो इसका नाम बदलकर पेट्रोग्रेड कर दिया गया। यहाँ इतनी ज़्यादा जर्मनी विरोधी भावना इस समय रसिया में भड़क रही थी कि लोग एक जर्मन नेम को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और इसीलिए सेंट पीटर्सबर्ग जो कि एक जर्मन नेम था उसको बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया, जो किसका प्रतीक था, जो रसियन लैंग्वेज का है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा बॉम्बे था वो इंग्लिश नेम था और हमने उसको बदलकर मुंबई कर दिया, जो कि मराठी लैंग्वेज का है। तो इसी तरीके से उस समय पर जर्मन के विरुद्ध इतनी सारी भावनाएं भड़क रही थी रसियन लोगों में कि उन्होंने नाम तक भी चेंज कर दिए थे। लेकिन जो जरीना अलेक्जेंडर थी, जरीना यानी कि जार की वाइफ, ये इनका जर्मन ओरिजिन था, यानी वो जर्मन मूल की थी, और जो उनके एडवाइज़र थे वो बहुत ही मतलब उनको गलत सलाह देने वाले थे। और इसके अलावा एक मॉन्क थे जो रासपुतिन नाम के एक मॉन्क थे। इन सब ने ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर बना दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, अब इतनी ज़्यादा जो मतलब ज़ार अपनी चलाता है और बिल्कुल किसी की नहीं सुनता, ना ही कोई ड्यूमा का गठन किया गया है, ना ही लोगों से सलाह ली जाती है, तो इसने ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर कर दिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो कैसे लड़ा जा रहा था, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट, भाई क्योंकि दो जगह लड़ा, मतलब दो जगह क्या कई जगह लड़ा जा रहा था। लेकिन अगर हम रसियन के नज़रिए से देखें, क्योंकि रसियन एम्पायर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, तो ये ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दो जगह से लड़ा जा रहा था। तो जो वेस्ट में जो आर्मीज़ थी वो तो ट्रेंचेस से लड़ रही थी। ट्रेंचेस होती हैं खाई, बड़े बड़े गड्ढे, जो कि ईस्टर्न फ्रांस के साथ ही फैले हुए थे, क्योंकि फ्रांस तो रसिया का फ्रेंड था और उसी की तरफ से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, मित्र राष्ट्रों की तरफ से। तो यहाँ पे जो लड़ाई हो रही थी वो ट्रेंचेस से हो रही थी, किंतु जो ईस्ट में हो रही थी वहाँ पे जो आर्मीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। वो लार्ज लेवल पे कैजुअलिटीज़ होती थी, यानी बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे थे, उनके सैनिक बहुत ज़्यादा मारे जा रहे थे। जो डिफीट्स थी, जो हार थी, उनकी वजह से वो शॉक हो रहे थे और डीमोरलाइज हो रहे थे, यानी जो सैनिक थे वो डीमोरलाइज हो रहे थे। रसिया की जो आर्मीज़ थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बहुत बुरी तरह से 1914 से 1916 के बीच में वो बहुत बुरी तरह से हार गई, और इसका परिणाम क्या हुआ कि लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई 1917 तक रसिया के लगभग 7 मिलियन लोग मारे गए। और जब ये लौटने लगे, भाई जब उनका इतना ज़्यादा लॉस हो रहा था तो वो वापस लौटने लगे, तो जो रसियन आर्मी थी उसने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और बिल्डिंग्स को भी। रसियन आर्मी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लाइव ऑफ द लैंड। अब क्या हुआ, जब ये सेनाएं वापस लौट रही थी रसियन की, तो इन्होंने रास्ते में जो भी क्रॉप और बिल्डिंग थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब भाई डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया कि उनके पीछे जब शत्रु देश की सेनाएं आएंगी तो जब उनको रहने के लिए कोई बिल्डिंग नहीं मिलेगी और उनको खाने के लिए कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो वो खुद ही लौट जाएंगी। तो इसकी वजह से उन्होंने जो क्रॉप्स और बिल्डिंग्स थी उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जो बिल्डिंग्स और इसका तो ये जो डिस्ट्रक्शन था क्रॉप्स और बिल्डिंग्स का, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ रसिया में हो जाते हैं, क्योंकि भाई उनकी सारी फसल भी नष्ट हो गई और उनके रहने के जो मकान थे वो भी नष्ट हो गए। तो यहाँ पे लगभग 3 मिलियन रेफ्यूजी रसिया में बढ़ जाते हैं। जो सिचुएशन थी वो इतनी जल्दी मतलब ऐसी हो गई थी कि उसने गवर्नमेंट और जार को एकदम से अलोकप्रिय बना दिया। जो सोल्जर्स थे अब वो बिल्कुल भी युद्ध आगे करना नहीं चाहते थे। जो वार था उसने इंडस्ट्री पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था।
जो इंडस्ट्री थी उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। वो कैसे कि भाई रसिया की जो ऑन इंडस्ट्री थी वो तो बहुत कम थी नंबर्स में, और जो कंट्री थी वो अदर सप्लायर से जो कि उनको इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोवाइड करते थे ना, वो कट ऑफ हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि जहाँ से इनका व्यापार होता था बाल्टिक सी, उस पर जर्मन का कंट्रोल हो गया था। तो इनकी खुद की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो तो बहुत कम थी, तो ये अधिकतर सामान के लिए बाहर दूसरे देशों पर निर्भर करते थे। और वो इसलिए बंद हो गया क्योंकि जहाँ से इनका व्यापार होता था बाल्टिक सी के थ्रू, उस पर जर्मनी का कंट्रोल हो गया था। तो जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स थे वो बिल्कुल ही आने बंद हो गए रसिया में और यूरोप में भी। तो 1916 तक जो रेलवे लाइन थी वो उखड़ने लगी, ब्रेक डाउन हो गई। जितने भी लड़ने लायक लोग थे, मतलब एबल बॉडीड यानी कि जो हट्टे कट्टे लोग थे, उनको युद्ध के लिए बुला लिया गया। अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो लेबर की शॉर्टेज हो गई। भाई जो काम करने लायक लोग थे उनको तो युद्ध लड़ने के लिए बुला लिया गया, तो लेबर की शॉर्टेज हो गई। और जो स्मॉल वर्कशॉप थी जो कि एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स थे उनको बना रही थी वो बंद हो गई। जो ग्रेन की सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा लेवल पे, लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। जो भी ग्रेन होता था, पैदा होता था अनाज, उसको आर्मी के लिए भेज दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको भोजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो वहाँ पर लड़ रहे थे। तो अब ये क्या होता है, जो सिटीज़ के पीपल थे ना, उनके लिए ब्रेड और फ्लोर जो थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। मतलब उनको तो रोटी और आटा मिलना ही बंद हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब 1916 की सर्दी आई तो जो ब्रेड शॉप थी उनको लूटना बिल्कुल कॉमन हो गया। यानी जहाँ भी उनको रोटी मिलती थी वो उसको रशियन लोग उसको लूट लेते थे। तो अब ये कंडीशन आ गई यहाँ की। अब हम आ गए हैं 1916 की सर्दी में। तो अब क्या यहाँ पर ये कंडीशन है? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वहाँ पे 1917 की रेवोल्यूशन हो जाती है। फरवरी 1917 में जो फर्स्ट रेवोल्यूशन हुई थी, क्योंकि 1917 में 2 रेवोल्यूशन हुई थी, एक फ़ेब में और एक अक्टूबर में। तो अब हम फरवरी के रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।